हमारे चचा विलायत खान साहब ने किया, उसको विलायत खान स्टाइल ही का सितार कहते हैं। अच्छा। सितार का जो टोन है, या सितार की जो बनावट, उसको जैसे नाम अली अकबर का स्रोत मुख्तलिफ है, अमजद अली का बिल्कुल, मुख्तलिफ, जब बाज़ार में अब लेने जाए तो ऐसे ही आप विलायत साफ खान साहब बताते का अलग है। हैं। अच्छा। बिल्कुल पहचानते हैं। अ, अगर आप कहेंगे तो उनको बराबर पता है कि ये यानी उनका वो स्टाइल। दुकानदार आपको बिल्कुल, 2 सितार मुख्तलिफ दे सकते बिल्कुल दे सकता हूँ। हैं। आपने भी सितार में मॉडिफ़िकेशन की है, आपने क्या की? क्योंकि लोग कहते हैं आप जो ये सितार बजाते हैं मुख्तलिफ है, जी। हॉल में भी रज़ा काज़िम भी कह रहे थे ये मुख्तलिफ है, और उन्होंने कुछ चीज़ें भी नोट की थी आज उस सभा में उन्होंने बताया था। जहाँ तक इसके टोन का ताल्लुक है, तार वगैरह चेंज करने का, तो मुझे भी ये परफेक्ट लगता है, इसलिए मैंने इसमें तो कुछ नहीं किया। या लेकिन जब हम बजाते हैं तो हर इंसान जवारी जो होती है इसकी, हार्ड या सॉफ्ट, अपने हाथ के, अपने म्यूज़िक के, अपनी सोच के हिसाब से रखता है। तो मेरा जो टोन है और जो जवारी है, उनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, लेकिन थोड़ा फ़र्क ज़रूर है। मैंने टोन को और ज़्यादा सस्टेन करने का काम किया कि और ज़्यादा असर है। ठीक है। और मैंने मीन में बहुत काम किया, जो खान साहब ने किया था उसी के ऊपर। तो और भी ज़्यादा कुछ इसमें, जो अगर आप सितार बजाते होते तो आपको ज़्यादा समझ में आता। तो पहले तो ये होता है कि जिस सुर से आप खींच रहे हैं मींड, तो जो राग में सुर लगता है उसी से खींचना होता है। ठीक। लेकिन मैंने ये किया कि जिस राग में जो सुर नहीं लगता उस जगह से भी मींड खींच लेता हूँ मैं, अच्छा। जो कि अभी तक दूसरे लोग नहीं करते, अभी मैंने ही किया है ये। और हसन कहते हैं कि आप 6 सुरों की मींड ले लेते हैं इस कार पे? जी, 6 सुर की मींड ले लेते, वो खान साहब भी लेते थे, अच्छा। लेकिन मैं ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल सा करता से सा ले लेते हैं आप? हूँ। सा से नी, सा से नी। सा से धा जाता है, अच्छा। रे से नी जाता है। अच्छा। ये काफ़ी होता है, इसमें धा ही जाना मुश्किल होता है। अच्छा। सिर्फ़ लोग धा को ज़्यादा से ज़्यादा टच कर सकते हैं, हम धा पे रुक भी सकते हैं, नी को भी टच करते हैं, सा से नी को भी टच न रे से। रे से, अच्छा। हाँ। तो 6 सुरों की मींड हो गई, ये आपने ज़रा कुछ बताएँगे कि ये कब आपको ख़्याल आया? आप तो पुराना सितार बजा रहे थे अपने आबा-ओ-अजदाद का, तो ये किस जी, तरह? जब पुराना सितार बजा रहा था तो वो ज़रा पुराने टाइप का था, उसमें इतनी गुंजाइश नहीं थी, तो उसमें कुछ मुझे कमियाँ लगी, इसलिए मैंने अपना साज़ खुद बनवाया। और क्या मराहिल से गुज़रना पड़ा वो ज़रा बताएँ? जब मैंने वो साज़ पकड़ा, क्योंकि लोगों को उस साज़ की आदत आदत थी, पुराना साज़ था, उसका टोन भी बहुत अच्छा था। तो नया-नया जब लिया तो लोगों ने कहा आपने ये क्या कर दिया? ये साज़ क्यों बजाने लगे? इसमें तो वो रस नहीं है, इसमें वैसा टोन नहीं है। हुँ। मुझे भी एहसास था कि उसमें वो टोन नहीं, लेकिन मुझे पता था इसको वक़्त लगेगा, ठीक हो जाएगा। 3-4 साल लगे उसको, फिर लोगों ने इसको कहा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, और इसका टोन बेहतर है। इसको बनाने के मराहिल में आप किन-किन मुश्किलात से गुज़रे? वो क्या प्रॉब्लम आपको आए कि कम से कम मैं 6 महीने भटका हूँ उसके लिए। जिन-जिन के पास मैं गया, जिनको मैंने कहा कि मुझे ऐसा सितार चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई सितार तो जो हम बनाते हैं, हम अपने स्टाइल से बनाएँगे। तो मुझे जो मशहूर सितार बनाने वाले हैं, वहाँ से बहुत मुश्किल हुई। वो लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे, तो मैंने कोई ऐसा आदमी पकड़ा जो मेरी बात सुन सके मिरज में। तो मेरे जो दिमाग में था, जिस तरह की तोंबा, तबली, डांड, उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, वो मैंने अपने सामने बैठ के 3 सितार बनवाया। मैं कम से कम 15 दिन के लिए मेरठ चला गया था, ये कह के घर पे कि मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक, क्योंकि ये बात किसी के समझ में नहीं आएगी कि सितार बनवाने जा रहे हैं, उनको लगेगा पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ठीक है। तो मैं वहाँ गया, मैं उनके साथ दिन भर रहता था। जो भी काम वो करते थे मेरे सामने होता था, ऐसे करो, इतना छीलो, इतना इसकी ये मेजरमेंट रखो, यहाँ से इसकी मोटाई कम करो, इसको ऐसे घिसो। सारा कुछ मैंने अपने हिसाब से बनवाया और 3 साज़ तैयार हुए। 3 साज़ में से तीनों को मैंने जब चेक किया तो उसमें से 1 सेलेक्ट किया। तो इसमें मेरे 15 दिन मांगा, मतलब पूरा मेरा 6 महीने इसमें मैंने बहुत मेहनत की और घूमा और काफ़ी पैसे भी खर्च किए, वक़्त भी लगाया, तब जाके एक साज़ मेरा बना है। कुछ फुली मुतमईन है इससे या अभी भी कुछ समझते हैं इसमें कुछ? मैं बिल्कुल मुतमईन। या कहीं ऐसा तो नहीं कि 5-6 साल बाद आप एक और सितार नहीं, बनाने के तुल में निकल पड़े? अब नहीं लगता ऐसा। कई लोग ऐसा पूछते भी कि आपके पास सितार कितने हैं? अच्छा। तो मैंने कहा भाई मेरे पास सितार तो एक ही है। बोले साज़ तो 2 और 3 रखने चाहिए। जी, जी। मैंने कहा साज़ 2-3 रखने चाहिए, बजाने वाला भी तो एक ही है। लेकिन 2 जैसे अमजद अली 2 सरोद लेके जाते हैं, 3 सरोद लेके जाते हैं, ज़ाकिर भाई 2 तबले लेके जाते हैं। तबले 2 ले जाना अलग होता है, क्योंकि अलग-अलग सुर के होते हैं। ठीक है।
तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, वो तो रखना ही पड़ेगा। ठीक। लेकिन जब लोगों ने कहा कि आपने दो सितार रखने चाहिए, तो मैंने कहा भाई बजाने वाला भी तो एक ही है, अगर दो बजाने वाले हैं। वो कहने लगे सास को कुछ हो गया, तो मैंने कहा अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, जो जितना ख्याल मैं अपना रखता हूँ वैसे ही सास का भी रखता हूँ। कब महसूस हुआ खान साहब इब्तदाई तालीम के दौर में वापस आते हैं, आपके वालिद साहब आपको सिखाते रहे, तो कब कब महसूस हुआ आपको कि आप कुछ बजाने लायक हो गए, और कब उन्हें महसूस हुआ कि मेरा बेटा बजाने लायक हो गया और अब इसको प्रमोट करना चाहिए, वो दौर इसके बारे में बताएं। जहां तक मुझे याद है, उन्होंने जिंदगी में कभी मेरी तारीफ तो नहीं की। हमेशा यही कहते थे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये तुमने गलत बजाया, ये इसमें सफाई नहीं है, ये मीम सही नहीं आई, ये तुम्हारी तान में अभी सफाई नहीं आई, इसमें स्पीड कम है, इसमें वो बात नहीं बन रही है। मैं परेशान हो जाता था। ये तो वो क्या ऐसा खुद भी करके दिखाते थे जो आपको पता लगता हो कि अब्बा जान जो कर रहे हैं वो मैं नहीं कर पा रहा? उनका रियाज तो इतना नहीं था, शुरू शुरू में तो करते थे वो, बाद में उन्होंने मुझे कहा, वो गा के बताते थे और मैं निकालता था, फिर वो विलायत खान साहब को सुनवाते थे, ऐसा होना चाहिए, मैं ये कह रहा अच्छा, हूँ। वो मॉडल उन्होंने सेट कर दिया। हाँ, कि ये देखो जो मैं कह रहा हूँ, अगर उन्होंने कोई चीज बताई और मेरे नहीं समझ में आ रही तो कैसे। तो तो बचपन से ही आप विलायत खान को चेस कर रहे थे? जी, बड़ी आपके लिए टारगेट मुश्किल सेट किया उन्होंने। मैं जब उनका सुनता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो बजेगा नहीं हमसे, अच्छा। इस तरह तो हो नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे जैसा गए तो मैंने कहा कि अगर इंसान कोशिश करे तो सब कुछ हो सकता है। मेरा ये मकसद नहीं कि मैं विलायत खां बन जाऊंगा या विलायत खां बन गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो उन्होंने बजाया था जिस तरह का, वो ऐसा नहीं था कि कोई भी बजा अच्छा, सके। वो तो अपने कजन विलायत खान साहब से कह सकते थे कि मैं अपने बेटे को रियाज करा रहा हूँ और आपको मॉडल बनाया, तो आप बताएं कि ये कैसे बजाए आपकी तो। वो उन्होंने कभी नहीं किया, उसकी वजह ये थी क्यों कि नहीं किया? इसलिए क्योंकि क्योंकि खानदानों में तो होती है तालीम। बिल्कुल होती है। पहली बात तो उनको ये यकीन नहीं था कि वो सिखाएंगे। अच्छा। दूसरी बात, उन्हें सिखाने की आदत नहीं है। अच्छा। सिखाना एक बहुत अलग चीज होती है, इस पर टाइम स्पेंड करना पड़ता, पेशेंस लगता है, इतना वक्त देना पड़ता है, तो उनके पास वो इतना वक्त भी नहीं था। उन्होंने खुद अपने लड़के के लिए मुझे लगता है कि कोई खास वक्त नहीं दिया। कोई जरूरी नहीं होता कोई कोई बहुत बड़ा मास्टर सिखाने में भी इंटरेस्टेड हो, ये वजह से। कुछ लोग कहते हैं कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन को सिखाना ही नहीं चाहिए, वो एक जब वो अपने पीक पे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब अपने पीक पे हो तो उसको बहुत सिखाना चाहिए, क्योंकि पीक पे जब होता है तो उसका म्यूजिक एकदम बेस्ट होता है। उस वक्त उसको फॉलो करने वाले भी ज्यादा होते हैं। उसी वक्त वो अपनी चीजों को अगर बांट दे, अपनी तालीम को और अपने इल्म को आगे बढ़ाए, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मुझे तो सिखाने का शौक है, मेरे शागिर्द भी बहुत हैं और दुनिया में हर जगह है, और उसमें से कई लोग बहुत अच्छा भी बजाते हैं। आपके ख्याल में आपका पीक का दौर आ गया है या आना है या आगे गुजर गया? पीक पे मैं पहुंचना ही नहीं चाहता, मैं रास्ते में रहना चाहता हूँ बढ़ते हुए। अब आपको बड़ा अजीब लगेगा कि आप पीक पे क्यों नहीं पहुंचना चाहते, क्यों नहीं पहुंचना चाहते? क्योंकि एक बार पीक पे पहुंचे तो उसके बाद नीचे ही आना है। अच्छा। तो मैं रास्ते पे आगे ही चलना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ नीचे तो हर आदमी को आना है, आना है, सही है। हर लेकिन कमाल को जवाब। बिल्कुल सही, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मैंने ऐसा सोचा है, उससे डर क्यों रहे हैं आप? तो पीक पे जाएं, या आना ही है? जाऊंगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, आप जल्दी नहीं। समझते हैं अभी नहीं गए आप? मुझे लगता है कि मैं रास्ते में हूँ और मैं सही रास्ते पे हूँ, इतना जरूर लगता है। लेकिन पीक पे ऐसा तो नहीं, अभी तो जहाँ पे मैं हूँ वहां पे मुझे इतनी चीजें दिख रही हैं कि ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो जितना किया वो कम है, जितना करना है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पर एक रस्म होती है, रस्म शागिर्दी, वो हुई होगी आपकी? बिल्कुल हुई। तो गंडा किसने बांधा? मेरे वालिद ने। वालिद? कुछ लोग थे उस पर जी जी, नामवर? कौन बहुत लोग। कौन थे? विलायत खान साहब थे? विलायत खान साहब थे उसमें, इमरत खान साहब थे। रईस खान साहब थे? रईस खान साहब उसमें नहीं थे। और मेरे नाना लगते हैं विलायत खान साहब के मामू, उस्ताद जिंदे हसन खान साहब, बंदे हसन खान साहब। दिल्ली के बहुत सारे म्यूजिशियन, उस्ताद नसीर अहमद खान साहब थे, उस्ताद लतीफ खान थे, और इसमें उस्ताद मुंदू खान साहब के शागिर्द उस्ताद अहमद अलवी थे। यानी काफी बड़ी तकरीब। मुन्नू खान साहब थे, उस्ताद इनाम अली खान साहब थे। ये तकरीब आपके घर पे हुई थी? लोग घर पे हुए थे। पूना में? जी नहीं, जब हम बॉम्बे में थे। अच्छा, मामले में। सो उस वक्त करीब करीब मुझे जैसे याद है 150-200 लोग इकट्ठे हुए थे, सब म्यूजिशियन ही थे, और बहुत बड़ा खाना वाना भी हुआ। अच्छा।
बड़ी अच्छी रस्म से तो उसमें आपने क्या खूब बजाया या क्या सिर्फ गंडा बनवाया? गंडा बंधन हुआ, मैंने 10-15 मिनट हाजिरी के तौर पर बजाया था। यानी सीख पहले चुके थे आप कुछ ना? हाँ, हाँ। उस वक्त एकदम। कितनी एज थी वो? मेरे ख्याल से 9 साल के आसपास और थी। बकायदा आपके वालिद ने कब सुनवाया एहतमाम करके कि आओ मेरे बेटे को सुनो? ये उन्होंने भी एक रस्म होती है। जी, जी। उन्होंने ये सुनवाने के लिए आया था, उन्होंने कहा कि गंडा बंधन है और मैंने इसको शुरू करवाया, इसको आगे जाने के लिए आप सब दुआ दें। अच्छा, उसमें तबले वाला भी बैठा था? जी, जी। अच्छा, क्या रिएक्शन था सब लोगों का, क्या बोले थे? उन्होंने यही कहा कि भाई बहुत अच्छा काम तुम कर रहे हो, ये बहुत अच्छा टैलेंटेड है। हमारी सबकी दुआएँ, हम चाहते हैं कि इसको आगे कभी बढ़ाएँ। क्रिटिसिज्म हुआ आपके सितार पर किसी बहुत। आपके फैमिली के मुस्तनद क्रिटिसिज्म? एक होता है क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, मुस्तनद और हेल्थी क्रिटिसिज्म किसी ने किया, और वो कौन सा आपसे, और क्या सीखा उस क्रिटिसिज्म से? घराने में से तो कोई ऐसा मुस्लिम क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, लेकिन बाहर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुए जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह लिया, जिससे मुझे फ़ायदा भी हुआ। क्या वो क्रिटिसिज्म म्यूजिशियंस की तरफ से था या? जी। मसलन एक क्रिटिसिज्म हुआ था बहुत पहले, कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि भाई तुम सुर में तो हो, हम्म, सुर भी लगता है लेकिन देर से लगता है। अच्छा, ये क्या बात है? ओह, मतलब एकदम से सुर नहीं लगता, अच्छा। सही सुर, थोड़े से टाइम के बाद सही लगता ये है। कोई उस्ताद आदमी थे? बंधु खादा आपके शागिर्द थे। अच्छा। उस वक़्त तो मुझे बहुत बुरा भी लगा, लेकिन मैंने फिर सोचा कि इसको ज़रा सुनूँ। मैंने अब सुना तो मैंने सोचा कि एक बात तो सही कह रहा है, क्यों ना इसको ठीक कर लें। फिर मैंने 2-3 साल उस पे काम करके मैं जब दिल्ली बजाने गया तो उनको ख़ास तौर पे बुलाया, तो उन्होंने सुन के कहा कि भाई वो खतरा निकल गया। अच्छा, तो वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। जी, विलायत खान साहब ने सुना, जी। कोई ऐसी परफॉर्मेंस जो आपको याद पड़ती है और जिसमें आपने विलायत खान साहब बैठे हैं और आपने कुछ उनको देख के उनकी मौजूदगी का एहसास हो के आपने अच्छा बजाने की कोशिश की कोई? उनका 60th बर्थडे था, जिस पे उन्हीं को बजाना था। अच्छा। तो उन्होंने ख़्वाहिश ज़ाहिर की कि शाहिद को सुनना है, मैंने सामने नहीं सुना, उसको बुलवा। यानी उससे पहले उन्होंने आपको नहीं सुना? बचपन में सुना था, अच्छा, जब मैं 10-12 साल का था। वही रस्म है गंडा। ये उसके बाद उन्होंने नहीं सुना था कभी। ये कौन सा सन की बात है बस? ये है 90s की बात, ये कहाँ हुआ था तो? बॉम्बे में। अच्छा। अरविंद पारिक साहब ने रखा था। अच्छा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, भाई बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारे चचा ने खुद बजाने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि भाई शाहिद को सुनना। तो आपने बजाया? बिल्कुल, कितनी मैं देर बजाया? देखिए इसमें भी हम समझते हैं कि जब किसी बड़े के सामने बजाना हो, तो कैसे और कितना बजाना इसमें भी अदब की बात होती है। मैंने उनके सामने सिर्फ 45 मिनट बजाया। और कौन था तबले पे आपके साथ? तबले पे मेरे साथ विजय घाटी था। अच्छा, और क्या बजाया? चूँकि 7 बजे का टाइम था, शाम का, तो मैंने यमन शुरू किया, अच्छा। तो मैंने बजाया, तो मैंने जब साज़ रख दिया तो उन्होंने कहा अभी रखो मत, कुछ ठुमरी भी सुनाओ। अच्छा। तो फिर मैंने देश की ठुमरी सुनाई। उसके बाद उन्होंने स्टेज पे आके ये कहा कि मैंने इसको कैसेटों में तो कई बार सुना था, सामने से पहली बार सुन रहा हूँ और आप लोग इसकी तारीफ़ ना करें, इसको दुआ दें। क्योंकि मेरे कंधे पे 6 जनरेशन का बोझ था, इसके कंधे पे 7 जनरेशन का बोझ। ये उनके अल्फाज़ थे। तो अब 7 जनरेशन का बोझ उठाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी इज़्ज़त रहे। क्या आपके ज़हन में आप फ्यूचर विज़न क्या है म्यूज़िक के बारे में? क्या करना चाहते हैं आप? मैं या चूँकि कोई विलायत खान साहब ने छोड़ा ही नहीं करने को? ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो हमारे घराने में नहीं होके भी मैंने की। मसलन बताइए। जैसे कि सबसे मोटी बात ऐसी है कि हमारे घराने में लयकारी का इतना ज़्यादा वो नहीं था। सभी लोगों ने ज़्यादातर 3 ताल में बजाया या बहुत से बहुत 1 ताल में बजाया। तो मैंने हर ताल में उसको कोशिश की कि मैं बताइए ज़रा, कुछ ताले बता दें हमारी कायरीन पढ़ने वालों के लिए हो। हर देखिए किस्म के लोग पढ़ते हैं। 3 ताल के अलावा मैंने 1 ताल, रूपक, झपताल, मत ताल और आपके दीप चंदी कला। दीप चंदी भी बजाया। मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी इज़्ज़त रहे। क्या आपके ज़हन में आप
फ्यूचर विजन क्या है म्यूजिक के बारे में? क्या करना चाहते हैं आप? मैं या सितार कोई विलायत खान साहब ने छोड़ा ही नहीं करने को? ऐसी बात नहीं है। अच्छा। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो हमारे घराने में नहीं होके भी मैंने की। मसलन बताइए। जैसे कि सबसे मोटी बात ऐसी है कि हमारे घराने में लयकारी का इतना ज़्यादा वो नहीं था। सभी लोगों ने ज़्यादातर 3 ताल में बजाया या बहुत से बहुत 1 ताल में बजाया। तो मैंने हर ताल में उसको कोशिश की कि मैं बताइए ज़रा, कुछ ताले बता दें हमारे कायरीन के, पढ़ने वालों के लिए हो। हर देखिए किस्म के लोग पढ़ते हैं। 3 ताल के अलावा मैंने 1 ताल, रूपक, झपताल, मत ताल, आपके दीप चंदी कला। दीप चंदी भी बजाया, मैंने धमार बजाया, मैंने पंचम सवारी बजाया, मैंने 11 मात्रे बजाए, 13 बजाया, 5:30, 6:30, पौने 11 तक बजाया, अच्छा। 6:15 भी बजाया। अच्छा। यानी कि ताल में जो भी हो सकता है मैंने कोशिश की कि सब कुछ ये बजाऊँ। ताल को पक्का आपने किस तरह किया? ये आप तो बड़ा तबला नवाज़ नहीं हैं, आप तो सितार बजाते हैं। वैसे भी तबला नवाज़ होने से कोई ताल का पक्का होता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ताल का पक्का भी हो सकता है लेकिन लयकार होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि तबला बजाने वाले भी तबला प्लेयर्स में भी कुछ ही तबला प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे लयकार हैं, सब नहीं। दूसरी बात ऐसी है कि हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में 2 ट्रेडिशन है। एक नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और एक साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। तो नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में लयकारी है ज़रूर, हुँ, हुँ। लेकिन इतनी पेचीदा और इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हुँ, हुँ। साउथ इंडियन म्यूजिक में उनकी लयकारी में बहुत कुछ है, बहुत पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। 15-15 मिनट का पीस गाने वाला गाता है, फिर वही बजाता है। जी, तो मैंने बाकायदा नॉ साउथ इंडियन ताल पद्धति जो होती है वो मैंने सीखा। किसी साउथ इंडियन से? जी, कौन साहब थे? उनका नाम था रामाकृष्णन। अच्छा। यानी आप मशहूर और मरूफ सितार नवाज़ होके भी सीखते रहे। क्या करूँ, मुझे जो चीज़ चाहिए वो तो मुझे सीखनी ही पड़ी। तो इस वजह से मैंने ताल को भी डेवलप किया और मैंने बहुत सारे डुएट साउथ इंडियन म्यूजिशियंस के साथ भी बजाए, ताकि उनके म्यूज़िक के बारे में भी मुझे पता चले। तो कोई उन इसकी रिकॉर्डिंग है किसी साउथ इंडियन की? बहुत है। मैंने साउथ इंडियन बहुत फेमस म्यूजिशियंस के साथ बजाया है मसलन? जैसे लालगुडी जयरामन जी के साथ बजाया, फिर मैंने ई गायत्री के साथ बजाया, जी। फिर मैंने कृष्णन के साथ बजाया वायलिन, फिर मैंने मास्टर शशांक के साथ बजाया। ऐसे मैंने बहुत साउथ इंडियन लोगों के साथ काम किया। अच्छा। लेकिन आपका कहना है जुगलबंदी तो हम पल्ला हो तो मज़ा आता है, और थोड़ा बहुत भी फ़र्क हो तो नहीं आता, फिर ये देखिए, जब तक हम बजा के नहीं देखेंगे, जब तक नहीं मालूम पड़ेगा कि क्या उसमें अच्छा, क्या बुरा है। ठीक। अगर मसलन हम कोई चीज़ नया काम करते हैं और हमें नहीं पसंद आता, तो हम नहीं भी कर सकते, लेकिन एक बार करके तो देखें। पहली परफ़ॉर्मेंस आपकी जिसमें पैसे मिले हों, वो कौन-सी थी? मेरी पहली परफ़ॉर्मेंस हुई जब मेरी उम्र करीब 14-15 साल की थी और उसमें मुझे ₹150 मिले थे। उसका नाम था कल के कलाकार, अच्छा। बॉम्बे में भी। ज़रा बताओ, रिकॉर्ड करके अच्छी बात है, शफ़ाअत के साथ आप रहे। उस वक़्त शफ़ात मेरे साथ थे, शफ़ात अहमद दिल्ली के। वो आपसे उम्र में बड़े हैं? मेरे से 3-4 साल बड़े, 3 साल। अच्छा। हम उम्र ही थे, आप समझ लें एक जैसे ही तो दोस्ती थी हमारी। तो हम दोनों दिल्ली से बॉम्बई गए थे हुँ, और हमें बताया गया था कि साहब हमें 15 मिनट बजाना है। हुँ। हमसे पहले कोई 17-18 लोग बजा चुके थे, गा चुके थे और हमारे बाद भी 5-6 और थे। तो शफ़ात ने मुझसे पूछा, "भाई ये क्या करेंगे हम 15 मिनट में, आप क्या बजाओगे, मैं क्या बजाऊँगा, इतनी दूर से आए हैं।" मैंने कहा, "बाद में देखते हैं, पहले स्टेज पे तो चलें।" 11 सवा 11 का टाइम था। मैंने मालकौंस शुरू किया। करीब आधा घंटा अलाप के किसी ने कुछ कहा नहीं। फिर आधा पौना घंटा गत वगैरह खूब देर तक बजाई, शफ़ात ने भी बहुत अच्छा बजाया। तो लोगों ने हमारी बड़ी हौसला अफ़ज़ाई की। किसी ने ये नहीं कहा कि आपको 15 मिनट दिए थे, आपने 1 घंटे से ज़्यादा बजा दिया। तो वो मेरे लिए बड़ा यादगार था कि मैं ये डर रहा था कि कहीं बीच में रोक दिया तो मेरा पूरी चीज़ मैं नहीं बता पाऊँगा, जो मुझे जितना भी थोड़ा बहुत आया, कम से कम मैं अपना पूरा तो दिखा सकूँ। तो बहरहाल उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आज का कॉन्सर्ट यहीं खत्म, बाकी लोग तो अब कल बजाएँगे, क्योंकि टाइम भी नहीं रह गया था। तो ये उस टाइम की बात है। और ख़ासा पहली आपकी फ़ॉरेन कंट्री में परफ़ॉर्मेंस किस सन में और कहाँ हो? सबसे पहले मैंने जर्मनी में बजाया था और स्टुटगार्ट और न्यूरेमबर्ग में।
पहला स्टुटगार्ट में था मेरा, ये था 81। तबले वाला लेके गए थे आप इंडिया? जी, विजय घाटे गया था मैं। कितने कॉन्सर्ट दिए थे आप? उस वक़्त 3 कॉन्सर्ट दिए थे। उसके बाद पहला मेजर टूर हुआ मेरा 85 में यूएस और कनाडा। अच्छा। उसमें मैंने 17 कॉन्सर्ट किए, और तबले पे कौन गया? विजय घाटे। अच्छा। विजय घाटे मेरे साथ काफ़ी काम किया उसने, वो समझते हैं आपका मिजाज। काफ़ी समझते हैं वो, क्योंकि काफ़ी साल बजाया मेरे साथ। हाँ साहब, अब तबले की बात शुरू हो गई। मैंने ये देखा कल आप कुछ चीज करना चाह रहे थे। ट्रन 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 ट्रन। हुँ, ये आनंदू चटर्जी ने भाग्यश्री में बहुत अच्छा किया था, मेलबर्न में। तो फिर आपको मायूसी नहीं होती फिर आगे से जब ना हो रहा हो? ज़रूर होती है। तो फिर आप अपनी मर्जी का तबला प्लेयर क्यों नहीं रखते? इसलिए कि हर वक़्त पॉसिबल नहीं होता कि वो ही शख्स मिल जाए, कभी किसी और के साथ भी काम चलाना पड़ता है। अच्छा। तो तबला प्लेयर होने की वजह से आपके मूड पे कितना असर पड़ता है, ये जरा एक्सप्लेन करें हमारे रीडर्स को कि तबले डेफ़िनेटली। वाले का कितना रोल है आपकी परफॉर्मेंस। नहीं नहीं, इस सवाल को दोबारा करते हैं, दोबारा करते जी, हैं। आपकी अच्छी परफॉर्मेंस में कौन कौन से अवामिल का रोल है? कौन कौन से फैक्टर्स हैं वहाँ शामिल? उसमें आप सब जिक्र कर सकते हैं, ऑडियंस, साउंड, तबला, लाइए, कौन कौन सी चीजें, सबसे पहली सबसे चीज़, अहम क्या है उसमें? सबसे अहम तो कि अपना खुद का स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल अच्छा हो, जी। हम पूरी तरह तैयार हों, अच्छे मूड में हों। फिर हमारा साथी, हमारा तबला प्लेयर बहुत अच्छा हो, साउंड सिस्टम अच्छा हो और ऑडियंस अच्छी हो। इतनी चीज़ें मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई वजह हो सकती है कि फिर कोई परफॉर्मेंस खराब हो। ऑडियंस अच्छी क्या होगी? ऑडियंस अच्छी ये होती है कि देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि 100% जो हम बजा रहे हैं वो पूरी तरह से समझे। जहाँ भी, जितनी भी अच्छी जगह आप ले लें जहाँ पे लोग म्यूज़िक में सबसे ज़्यादा सुनते होंगे, वहाँ पे भी ऑडियंस का 10% लोग होते हैं जो पूरी तरह समझते हैं, 30% होते हैं जो आधा समझते हैं और 50% ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत समझते हैं। उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो समझते नहीं, सिर्फ़ एन्जॉय करते हैं। हम्म। तो ये सब पूरे इस तरह से मेल होता है। लेकिन ऑडियंस जो होती है, ऐसी ऑडियंस जिसने कभी क्लासिकल म्यूज़िक नहीं सुना, हम्म। वहाँ थोड़ा चैलेंजिंग होता है, अपना म्यूज़िक से उनको मनवाना। क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, उनको सिर्फ़ असर चाहिए। असर जभी होगा जब हम पूरी अपने पूरी जितना हम जितना हमारी ताकत है पूरी की पूरी लगा के उसको बेस्ट हम नहीं बजाएँ, जब तक उसका असर नहीं होगा। हम्म। तो असर से वो लोगों को मज़ा आ सकता है, जो लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं। हाँ सर, कुछ फिलोसफिकल बातें, ये म्यूजिक है क्या चीज आपके नजदीक? आप किस तरह देखते हैं अगर आपसे पूछा जाए? मुझे तो लगता है कि म्यूज़िक से मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन के लिए म्यूज़िक बना है, इसका पर्पज़ तो ये है। जरूरी है ये जिंदा रहने के लिए? हवा, पानी, खुराक की तरह? रूह की ग़िज़ा है, जिस तरह दूसरी चीज़ें अपने जिस्म के लिए हैं, मुझे लगता है म्यूज़िक जो है रूह की ग़िज़ा है। और म्यूज़िक इज़ द ओनली साउंड व्हिच कैन टेक वन टू इंटो द साइलेंस। यही एक ऐसी आवाज़ है जो इंसान को साइलेंस में ले जा सकती है, साउंडलेसनेस में ले जा सकती है। बड़ी ताज्जुब की बात है कि कोई साउंड आपको साउंडलेसनेस में ले जाए। जी। आपको ये फीलिंग होती है? बिल्कुल। और ये मेडिटेशन का इसमें एहसास हो सकता है। अगर हम कभी अपने बजाने में एकदम अच्छी तरह इन्वॉल्व हो जाए, एकदम डूब जाएँ और सब कुछ भूल जाए, तो उसमें कई बार ऐसी जगह आती है, एक आधे सेकंड के लिए या 1 सेकंड के लिए कि एकदम साउंडलेसनेस में चले गए। वही इसका पर्पस है, क्योंकि वो एक एहसास ऐसा है, ये दौरान कॉन्सर्ट भी होती है? यही दौरान कॉन्सर्ट ही बता रहा हूँ। हर हर कॉन्सर्ट में होती हर कॉन्सर्ट में पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं भी हो सकता है, कभी हो सकता है। है? ज्यादातर होती है? ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इन्वॉल्व बहुत जल्दी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं म्यूज़िक में किस तरह कनेक्ट होना है मुझे बहुत जल्दी होता है कि जैसे ही मेरे हाथ में साज़ आता है, मैं कम से कम दूसरी चीज़ें तो सब कुछ भूल जाता ये नेचुरल है या कोई प्रैक्टिस की हुई है? हूँ। मुझे कोई याद नहीं पड़ता कि मैंने कोई प्रैक्टिस की होगी, लेकिन ये होता है म्यूज़िक से लगाव, म्यूज़िक में इंटरेस्ट। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं म्यूज़िक मैंने इसलिए सीखा कि मैं इससे पैसे कमाऊँ, ये तो इत्तेफ़ाक है।
म्यूजिक मैंने इसलिए सीखा, मेरे वालिद ने यही बताया और इसीलिए सिखाया कि ये तुम्हारे घराने की का ट्रेजर है, ये तुम्हारे घराने का खजाना है, इसको हम तुमको दे रहे हैं, तुम्हें संभालना है इसको। ये नहीं बताया था कि इससे तुम्हें पैसे कमाने हैं, लेकिन ये तो इत्तेफाक है। पैसे की बात आ गई, आप समझते हैं पैसा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए और जी, कितना ज़रूरी है? बहुत जरूरी है। और क्या हर चीज़ का हल है? हर चीज का हल नहीं है। पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। और क्या आपके मुल्क में म्यूज़िक के ज़रिए पैसा कमाया जा सकता है? एक बहुत, रिस्पेक्टेबल और एक प्रॉस्पेरस लाइफ़ बिल्कुल, बहुत कहीं अच्छा। आपको मिली हो? बिल्कुल। कोई याद पड़ता है कि सबसे ज़्यादा फीस आपने किस कॉन्सर्ट से ली और वो कितनी थी? सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट आपका? सबसे हाईएस्ट फीस मैंने पिछले साल मुझे मिली, एक परफॉर्मेंस की 3.5 लाख। अच्छा, 1 परफॉर्मेंस। हाँ, हाँ। और वो कितनी देर की थी? बड़ी अजीब सी बात है, परफॉर्मेंस थी सिर्फ 25 मिनट की। उसमें काफी लोग थे। और सबसे सस्ती परफॉर्मेंस आपने कौन-सी की? आजकल के दिनों में? आजकल के दिनों में हम स्पिक मैके करके एक संस्था है। अच्छा। स्पिक मैके ऐसा है, SIPIC, द सोसाइटी फॉर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फॉर प्रमोशन, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग्स यूथ यूथ, ये उसकी फुल फॉर्म है। तो वो हम लोग स्कूलों में और कॉलेजेस में जाके बहुत ही, मतलब एज गुड एज फ्री परफॉर्मेंस, वो हम कुछ काम करते हैं। सारे बहुत म्यूजिशियन इसमें शामिल हैं। वो आपकी चैरिटी है, जी। म्यूज़िकल चैरिटी। वो इसलिए क्योंकि हम ज्यादातर देखते थे, अभी अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 15-20 साल पहले, कि जो सुनने आते थे ज्यादातर मिडिल एज्ड और ओल्ड लोग होते थे। तो ये बातें बीच में ऐसी आई कि भाई ये तो ऑडियंस कल वाली है। आने वाले कल के लिए हमें ऑडियंस भी तो तैयार करनी, तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये स्पिक मैगन ने सोचा, और हर स्कूल और कॉलेजेस में जाके हम फ्री बजाते हैं। तो इससे 50 बच्चों में से 4 बच्चे भी आज आ रहे हैं म्यूजिक में। तो आज ये हो गया कि स्कूलों में म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट भी सिखाया जाता है, कॉलेजेस में है, म्यूजिक के कॉलेज खुल गए हैं, म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, म्यूजिक में MA PhD हो रही है। तो इसका ये भी फायदा, और यंग लोग भी आज कॉन्सर्ट में आते हैं। क्या म्यूज़िक साइंस है? बिल्कुल है। अगर ये साइंस है तो फिज़िक्स की तरह, केमिस्ट्री की तरह इसकी रिसर्च रिकॉर्ड क्यों नहीं होती, डॉक्यूमेंट क्यों नहीं होती? नोबेल पीस प्राइज़ टाइप की चीज़ क्यों नहीं मिलती? एक साइंटिस्ट को दूसरे साइंटिस्ट का काम पता होता है, फलाने इस इश्यू पे रिसर्च की। हमारे भी एक म्यूज़िशियन में कैसे हमारे भी बिल्कुल पता है, लेकिन ये थोड़ा कैसे सा। पता? रात आपने शाम कल्याण बजाया है, जी। कैसे पता लगेगा फॉर एग्ज़ाम्पल रविशंकर को? वो भी आपके कंट अगर आप साइंटिस्ट हैं तो वो भी साइंटिस्ट। जी, शाहिद ने क्या बजाया है शाम कल्याण और अमजद अली को कैसे पता? बिल्कुल मालूम पड़ जाता है, क्योंकि रिकॉर्ड तो होता ही है। एक बार की बात है, मेरी पंडित जी से मुलाकात हुई, हमारे शहर इलाहाबाद, जी, जी। इलाहाबाद से बॉम्बे जाते वक्त बीच में मैहर पड़ता है, जहाँ से पंडित रविशंकर जी है। ये तो मैं इलाहाबाद से ट्रेन में आ रहा था बॉम्बे जाने के लिए। तो मैहर एक बहुत छोटा सा स्टेशन है, जिसपे वो ट्रेन रुकती नहीं कभी, वहाँ स्टॉपेज नहीं है। तो वो ट्रेन वहाँ 10 मिनट रुकी। मैंने पूछा यहाँ पे क्या बात है, वो रुकी क्यों, यहाँ तो कोई इसका स्टॉप नहीं है, क्या सिग्नल का प्रॉब्लम है? बोले नहीं, कोई पंडित रविशंकर जी जा रहे हैं, उनके लिए ट्रेन रुकी है। तो हम उतर गए, हमने देखा तो पंडित जी थे वहां पे, और मैं रात को बजा के आया। पंडित जी से मिला, बोले वाह शायद बहुत अच्छा कल मालकोस बजाए तुम। सुन रहे थे आपका कॉन्सर्ट? मालूम पड़ गया कि क्या राग बजा, उनको सब इन्फॉर्मेशन एक दूसरे की रहती है, मतलब रिकॉर्ड तो होता ही है। नहीं, मेरा मतलब शायद साहब ऐसा था कि जैसे एक रिसर्च की तो वो पेटेंट हो जाती है। समझ रहे हैं ना पेटेंट? ये मेरी चीज़ है, ठप्पा लग गया, इस पे मेरे राइट्स हो गए, हम्म। ठीक है? और उसको फिर सँभालने वाली एक बॉडी होती है, हाँ, जो उसको वो हर साल रिव्यू करती है, इस बिना पे नोबेल पीस प्राइज़ मिलते हैं या प्राइज़ेज़ मिलते हैं। ऐसा कोई म्यूज़िक में है है ना, इंडिया में? घराना है ना। अब जैसे विलायत खान साहब की जो चीज है सारी दुनिया को पता है, उसकी उनकी आप एक बंदिश बजाई, सारे लोग बोलेंगे विलायत खान साहब की चीज है साहब, ये छुप ही नहीं सकते, उनका उसमें स्टैम्प लगा हुआ है। हम बजा सकते हो क्योंकि हम उनके घराने के हैं, बजा तो कोई और भी सकता है, लेकिन कहेंगे तो विलायत खान साहब की चीज बजाई। आज पंडित रविशंकर जी की हम एक मुर्की ले लेंगे तो फट से मालूम पड़ जाएगा, अरे ये तो पंडित जी की चीज है भाई। इसमें भी है, बिल्कुल है, लिखा हुआ नहीं है और बात है, लेकिन मालूम है, सुनने वाला फट से बता देगा। इसमें भी है, बिल्कुल है, लिखा हुआ नहीं है और बात है, लेकिन मालूम है, सुनने वाला फट से बता देगा। लेकिन अगर इसमें लिखा हुआ नहीं होगा तो कल का तो म्यूज़िक मर जाएगा ये।
नहीं। मसलन मिसाल हाँ, के तौर पे वो चीज़ें पंडित जी की जो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, या वो चीज़ें जो विलायत खान साहब की रिकॉर्ड नहीं हो सकी, उसके आज तो आप गवाह हैं, कल तो नहीं रहेगा कोई। इसीलिए तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि अपने शागिर्दों को, अपने बेटों को, अपने खानदान में लोगों को, दूसरे शागिर्दों को सिखाओ, ताकि आपकी चीज उनके पास महफूज रहे। म्यूज़िक में आपके क्लासिकल म्यूज़िक में कोई रिसर्च हुई है पिछले सालों में? और क्या, पहला सवाल है, क्या रिसर्च हुई है और क्या-क्या तब्दीली आई है? और बेहतर हुआ या खराब हुआ या ठहर गया? ये आपने 4-5 के पहले एक-एक करके क्या पूछिए। पहला, म्यूज़िक में कोई तब्दीली आई है इस अरसे में? बिल्कुल। कोई नहीं, पहले कोई बात है, कोई रिसर्च हुई है? मुस्तनद इदारे ने, या मतलब आप कहते हैं मैं रिसर्च करता हूँ, वो आपकी इनफरादी हैसियत में है। सब कलाकार जो बड़े लोग हैं, उन्होंने सबने रिसर्च की। जैसे उस्ताद अमीर खान साहब ने ख्याल गायकी पे रिसर्च की। इस तरह का ख्याल किसी ने नहीं डाला। उन्होंने बिल्कुल रिसर्च करके 5-6 उस बड़े उस्तादों का लेके रिसर्च करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि अगर आप ख्याल के बारे में सोचे तो ये होना चाहिए। जैसे विलायत खान साहब ने सितार के बारे में रिसर्च किया। हर आर्टिस्ट, मैंने भी रिसर्च कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में, अभी भी चल रही है। अल्लाह रखा खान साहब ने एक, लेकिन हाँ साहब, ये रिसर्च कमीशन नहीं ना हो रही, ये आप खुद कर रहे हैं। कोई बॉडी नहीं है इसकी जो रिसर्च कर रही हो, 4-5 साइंसदानों। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब हम रिसर्च करते हैं और जब उसको ऑडियंस में पेश करते हैं, तो उसमें म्यूजिशियन उनको एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, साहब ये है, तब वो मानी जाती है। हमारे ये सिस्टम, हमारे यहाँ कोई ऐसा लिखना पढ़ना नहीं होता, क्योंकि ये ओरल ट्रेडिशन कहते हैं इसको। ये इल्म है, किसी को हम लिखवाते नहीं, हम किसी को दे देते हैं, जैसे शागिर्द को या अपने। तो फिर आप कोई आप रिसर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आज से आपने कोई रिसर्च की और 5 साल बाद कुछ नतीजा निकाला, तो क्या आप सब म्यूजिशियन को इनवाइट करेंगे कि मैंने ये रिसर्च की और सुनो, ऐसा आप भी मुझे हो बताओ? सकता है, ऐसा भी होता था। पहले के ज़माने में कोई एक बंदिश बनाता था उस्ताद, कोई अच्छी चीज़ बन जाती थी, तो फलाने उस्ताद को सुनाने के लिए दूसरे को कोई 3-3 महीने चल के जा रहा है वहाँ पे, कि भाई मैंने ये कुछ तैयार किया, तो वो उनका इस्तकबाल करते थे, सुनते थे, फिर उसको वो एक्नॉलेज करता था। अच्छा, ऐसे ही होता। म्यूजिक में दूसरा इसी से चल रहा है, एक ही हाँ। सवाल चल रहा है, म्यूजिक में क्या तब्दीली आई है? आप आज ही अपने दौर से ही ज़रा बता दीजिए, या अगर जो जो आपको याद पड़ता है, सुन के आपने पुराना भी सुना है, बीच वाला भी सुना है, आप भी सुना है, क्या तब्दीली आप समझते हैं आई हो? देखिए, और ये बेहतर हुआ है या खराब हुआ है या ठहर गया? ठहरा नहीं है, बेहतर भी हुआ कुछ चीज़ खराब भी हुआ। तो एक्सप्लेन, एक मैं सॉलिड आंसर। मैं करता हूँ। सबसे पहले ये हमारा मानना है कि जो म्यूज़िक है या कोई भी आर्ट है, वो टाइम के हिसाब से चेंजेस उसमें आते हैं। जब पहले की बात बता रहा हूँ, पुराना जो म्यूज़िक था, वो जो म्यूज़िक था उसको हम चैम्बर म्यूज़िक कहते थे। आम पब्लिक के लिए नहीं होता था। तो उसमें जो सुनने वाले होते थे, वो भी म्यूजिशियंस ही होते, जो इस काम को करते थे। कोई आम आके तो नहीं सुनता था। इसलिए वो लोग क्या करते थे कि कोई एक काम को, जैसे मसलन आलाप उनका अच्छा है या बढ़त अच्छी, तो बढ़त कोई देख लिया होता जैसे उनकी, तो उनकी बढ़त सुनने के लिए ही आते थे लोग। वो परफॉर्मिंग आर्ट नहीं था। जब किसी की तान अच्छी, तो उसको तान के लिए मानते थे। जैसे अमान अली फतेह अली खान साहब जो थे पुराने, उनको तान कप्तान भी कहते थे। रजब अली खान साहब की तानें मशहूर थी, उल्टी तान उनकी ये है। बहरे वहीद खान साहब के बढ़त कान विलंबित उनकी मशहूर थी। ऐसे पुराने जमाने का ये म्यूजिक था। लेकिन अपने काम का एकदम सॉलिड एक चीज किया, यानी ऐसी की कि किसी ने दूसरे ने नहीं किया। धीरे धीरे जब ये परफॉर्मिंग आर्ट बना, तो इसमें कंप्लीटनेस चाहिए। खाली आप तान बहुत अच्छी है, आलाप नहीं, तो नहीं चलेगा। तो जब आप 10 चीजें करेंगे, तो 10 के 10 आपकी A1 तो होना बहुत मुश्किल है। उसमें से 5 अच्छी हो सकती है, 5 थोड़ी उसके मुकाबले में कम भी हो सकती है, कम ज्यादा हो सकता है। इस हिसाब से आप तौले तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई इसमें सब कुछ है, लेकिन ये क्वालिटी उतनी नहीं लग रही है, चूंकि सब कुछ है। इस लिहाज से आप देखो तो ये आप कह सकते हो कि ये पहले से क्वालिटी कम है, लेकिन आप दूसरे हिसाब से देखो तो उसमें ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि कोई एक ही चीज थी, कंप्लीटनेस नहीं थी। तो परफॉर्मिंग आर्ट से ये चीज का फायदा भी हुआ, और नुकसान आजकल ये हो रहा है कि चूंकि परफॉर्मेंस से लोगों को बहुत नाम, पैसा, मीडिया, हर चीज शामिल हो रही है, तो लोग जल्दी सीखना नहीं चाहते, परफॉर्म करने के लिए जल्दी चले आते। तो उनकी जब तालीम पूरी नहीं होती है, तो वो अधूरे म्यूजिशियंस, जो भी वो दुनिया को देंगे तो उतना अच्छा म्यूजिक नहीं होगा। इसलिए ऐसा कोई भी ये कहता है पुराना, कोई अगर म्यूजिशियन ऐसे लोगों को सुनते, तो कहते हैं यार म्यूजिक कम हो गया। लेकिन जब कोई अच्छा
जो कंप्लीट म्यूजिशियन आता तो उसकी तारीफ भी उसी तरह करते कि भाई ऐसा नहीं सुना। तो दोनों तरह की बातें हैं। अच्छा म्यूजिशियन कौन? जरा डिटेल में बताइएगा, कौन साहब? कौन अच्छा म्यूजिशियन क्या होता है? अच्छा म्यूजिशियन की डेफिनेशन ऑडियंस के हिसाब से और समझदारों के हिसाब से दो तरह की बातें। कुछ ऐसे म्यूजिशियन है जो ऑडियंस को एकदम खुश कर देते, पागल हो जाती है ऑडियंस। लेकिन जब समझदार जो सुनने बैठते तो वो इतने खुश नहीं होता। कुछ म्यूजिशियन ऐसे है कि जो समझदार तो उनके बोलते कि नहीं साहब ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन ऑडियंस को कई बार असर नहीं होता। कुछ ही ऐसे हैं कि जो दोनों को सेटिस्फाई कर। हाँ। तो उसमें बहुत सारी चीजें कि पहले तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, अल्लाह की देन टैलेंट, तालीम उसकी कंप्लीट हो, म्यूजिक में उसका बहुत अच्छी तरह से नॉलेज हो, रियाजत अपनी चीज में इतना कमांड हो कि जिसका कोई जवाब ना हो। कमी तो होती है हर इंसान में, लेकिन वो कभी दिखाई ना दे किसी। कमी दिखाई किसी और को जब नहीं देगी जब खुद को देगी। अगर हमें मालूम है हमारी कमी तो हम उसको छुपा सकते हैं, तो जाहिर नहीं होगी। अगर हमारी कमी हमें नहीं मालूम तो लोगों को जाहिर हो जाएगी। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब है सारी चीजों को अच्छी तरह सोच के रियाज करके सीख के, और उसमें एक और चीज हम मानते हैं कि दुआएं होनी चाहिए जिससे अच्छे बजाने गाने का असर ये दुआओं से आता आप समझते हैं दुआ का बहुत असर? है। मैं तो मानता हूँ बहुत स्ट्रांग है। आप सितार नवाज हैं या म्यूजिशियन? आप तो सितार बजाते हैं। मैं आप दोनों अपने आप को क्या समझते मैं दोनों समझता हैं? दोनों में क्या फर्क? हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अच्छी सितार बजा लें, यानी कि टेक्निकली हम्म। सितार में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन खींचना हो, ताने बजानी हो, फास्ट बजाना हो, उसका कंट्रोल हो, वो सब आपको पास हाथ में है। लेकिन चूंकि आपने तालीम ठीक से नहीं ली, आपने ज्यादा रिसर्च नहीं की, तो आप बहुत बड़े म्यूजिशियन नहीं है। ये आइडियाज तालीम से आते हैं या खुदाई है, ये गॉड गिफ्टेड है? आइडियाज तो गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन तालीम होने से आपको उस पर सोचने के लिए कुछ जगह तो चाहिए कि क्या सोचेंगे आप। तालीम के बगैर मुमकिन नहीं है। तालीम भी होना चाहिए और गॉड गिफ्ट भी होना चाहिए, दोनों का मेल होगा तभी ये बात बनी। तो आपने सितार किससे सीखा और मौसीकी किससे सीखी? सितार तो मैंने वालिद से सीखा। मौसीकी नहीं सिखाई है? मुझे नहीं लगता कि मौसीकी कोई किसी को सिखा सकता है, ये तो खुद से सीख गया। और कैसे? उसकी ठीक है, स्किल। खुद से सीख लें, पर कैसे? पहले तो ये समझो कि मुझे जिस जब इंसान का टेक्निकल एक्सपेक्ट कंप्लीट होता है, हम्म। सितार जब ठीक से सीख लिया या गाना जब सीख लिया, तब उसका असली सीखना शुरू होता है। वहां लोग सीखना बंद कर देते, उनको लगता है सितार या गाना आ गया, इसलिए अनकम्प्लीट लगता है। बात बन गए। लेकिन जब हमें सब कुछ आ गया, तब मैंने समझा कि अब मेरे पास पूरा बर्तन तैयार हो गया, अब मुझे इसको भरना है। हम्म। तो अब मैंने जब सुना तो मेरे म्यूजिक में कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस है बहुत स्ट्रांग, जिसमें उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद आमिर खान साहब और ब्लैक खान साहब, ये खास है तीन। और भी बहुत लोगों का है, लेकिन ये तेरे म्यूजिक में झलकेगा आपको, क्योंकि मैं इन तीनों से बहुत इंस्पायर हूँ। अच्छा, ये रेवलेशन कब हुई आपको? ये कब एहसास हुआ कि मैं सितार नवाज तो बन गया हूँ, पर मैं अभी मौसीकी नहीं मैंने सीखी? या ये शुरू से ही था कि मैंने? नहीं नहीं, शुरू से नहीं था। जब मेरी उम्र 20 22 साल 23 साल की हुई, तब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा सच। उससे पहले तो लगता था बहुत अच्छा सितार बजा रहा हूँ। अच्छा। बाद में पता लगा कि नहीं साहब, इससे तो कुछ नहीं नहीं, आता। ये कैसे हुआ कि एनालाइज सेल्फ एनालिसिस कैसे किया ये? बैठे बैठे तो नहीं हो गया होगा ये? नहीं, बहुत सारी चीजें मैंने देखी कि मैंने देखा कि जितना मैं इतनी फास्ट बजा रहा है, इसको तो कोई बजाना मुश्किल है किसी के लिए, फिर भी किसी पे असर क्यों नहीं हो रहा। हाँ। लोग ऐसा वहाँ ठीक है, तो क्या कमी है इसमें। लोगों की बातचीत भी सुन पाता है, ऐसे लोग आजकल बजाते हैं लेकिन इसमें कुछ मीनिंग नहीं है, इसमें कोई मीनिंग क्या होती है। तो ये सुनना शुरू किया, समझना शुरू किया, बात समझ में आई मेरे।
कि सिर्फ गाड़ी फास्ट भगाना ड्राइविंग नहीं होती, ड्राइविंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। ये बात समझ में आई। एक बार उस्ताद विलायत खान साहब ने मुझे बताया, बेटा स्पीड जो होती है म्यूजिक में कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छी मिसाल दी, और उसको मैंने अपने म्यूजिक में यूज किया। उस बात का जवाब नहीं मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा, एक बार मैं फ्लाइट के अंदर बैठा था तो ऐसा लगता था सब कुछ ठहरा हुआ, रुका हुआ है, एक जगह ही रुका है, हिल ही नहीं रहा है कुछ। लेकिन जब सोचा हो तो पता लगता है तो 800 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है। स्पीड तो इतनी है लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा बेटा ऐसी स्पीड हो। तो बात को मैंने पकड़ ली कि इतनी स्पीड हो लेकिन ऐसा लगे नहीं कि स्पीड है, ऐसा लगे शांत और एकदम एक जगह खड़ा हुआ है। आप उस्ताद शाहिद परवेज भी लिखा जा रहा है, तो आप उस्ताद हैं या उस्ताद बन चुका होंगे, आप बनने जा रहे हैं या? मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे उस्ताद कहो। सीडीज पे लिखा है, आपके कवर पे ये पता नहीं कब से लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। और यही मेरा सवाल था, किस उम्र में आप उस्ताद बन गए? और ये क्राइटेरिया क्या खासा, ये मुझे जरूर बताइए कि ये लफ्ज उस्ताद ये मुस्तनद लफ्ज है जिसका जो चीज आए जब मर्जी इस्तेमाल कर ले? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि जो जब जो चीज चाहे इस्तेमाल कर लो। 15 साल का बच्चा 20 साल की उम्र में उस्ताद, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। या 40 साल की? अगर किसी को उस्ताद कहा गया और उनसे बड़े लोगों ने कभी उस पर एतराज नहीं किया तो वो उस्ताद है। अगर उन्होंने कहा "ये किसको उस्ताद लिख रहा है भाई, ये बकवास है", तो उस्ताद। अब नहीं होता ऐसा क्रिटिसिज्म, आप सारे उस्ताद? होता है, अच्छा। चाहे उस्ताद लिखवाने से थोड़ी मानते कोई। आप उस्ताद शुजात नहीं होंगे अब, वो सिर्फ शुजात होंगे, लेकिन क्या उस्ताद रईस खान होंगे? उस्ताद रईस खान थे। होंगे। बिल्कुल। उस्ताद इमरान खान होंगे? जी। उस्ताद इरशाद नहीं होंगे? नहीं, अभी तक तो नहीं। उस्ताद शाहिद परवेज होंगे? मैंने तो इस बारे में कुछ कह नहीं पा रहा हूँ कि अगर लोग लिख देते हैं तो मैं कुछ नहीं कहता, नहीं लिखते तो भी कुछ नहीं कहता। आपकी जब अनाउंसमेंट होती है तो आप कहते हैं ऑर्गेनाइजर के को उस्ताद? मैंने कभी नहीं कहा। आपने ये नहीं कहा कि उस्ताद मत अनाउंस करो? ये भी नहीं कहा कभी। अच्छा। किसी ने एतराज किया कि आपको उस्ताद कह के अनाउंस करो? नहीं, ये भी नहीं हुआ। ये भी नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन क्राइटेरिया क्या है उस्ताद कब, ये उम्र से बनता है या शागिर्द कर लेने से बनता है? मुझे लगता है कि जो बड़े लोग हैं वो एक्सेप्ट करने चाहिए। जैसे कि मैं पंडित जसराज जी ने मुझे बुलाया था अपने कॉन्सर्ट, उनके वालिद साहब की बरसी के लिए। तो उन्होंने खुद से अनाउंस किया कि उस्ताद शाहिद परवेज से अब आप सितार सुने। जाकिर भाई के वालिद साहब की बरसी थी, जाकिर भाई ने अनाउंस किया कि अब मैं उस्ताद शाहिद परवेज के साथ संगत करूंगा खुद। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने जब मुझे इंट्रोडक्शन किया तो उन्होंने कहा कि अब उस्ताद शाहिद परवेज से आप सितार सुने। पहली बार आपको उस्ताद का कब खुद ने, मतलब कब, किस उम्र में, कौन से सन में? क्योंकि 90 की वाली बात। सीडी में आप उस्ताद नहीं है जी। उस वक्त तक? मेरा पहला सीडी था। जी उस वक्त मेरा इंट्रोड्यूसिंग शाहिद परवेज एंड उस्ताद जाकिर हुसैन। जी 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 मुझे भीमचंद जोशी जी जी जी। अपने सवाई गंधर में जब इनवाइट किया था तो उन्होंने पता नहीं ऐसा क्यों कहा, मैंने अनाउंसमेंट सुनी, उन्होंने कहा कि मैं अभी एक ऐसा, अब पता नहीं अच्छा नहीं लगता ऐसा खुद से नहीं बोलना, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है वैसे बोल रहे हैं, लेकिन ये उनकी जबान है इसलिए मैं नहीं छोड़ा, ये छोड़ दी। नहीं, बता दें नहीं वो मेरे लिए, अच्छा मैं नहीं इसको एडिट लगता। कर दूंगा। नहीं नहीं, नहीं, मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं बंद कर देता हूँ, मेरे लिए बता कि बंद कर दी तो फिर नए सिरे से करेंगे, मैं नहीं इसको निकाल दूँ। मैं बाद में बता चलो दूंगा यार। बात बात। अपने लिए ऐसा खुद कहना अच्छा नहीं लगता। मौसीकी और सियासत का कोई आपस में संबंध है, या आज आप से समझते हैं कि मौसीकार जो है वो दुनिया माफिया से अलग कोई चीज है, और मत छेड़ो उसको किसी और इशू में, या सोसाइटी के दूसरे मजहब मजहब सियासत में इस पर कोई है मौसीकी का नकल आपस में कोई मजहब में इंटर, हाँ मजहब में मौसीकी, मजहब सियासत से ताल्लुक है कोई? आप आप अपनी राय में, औरों की छोड़ें। पहले तो मुझे ये पूछना पड़ेगा कि भाई सियासत यानी क्या। या आज आप से समझते हैं कि मौसीकार जो है वो दुनिया माफिया से अलग कोई चीज है, और मत छेड़ो उसको किसी और इशू में, या सोसाइटी के दूसरे मजहब
मज़हब, सियासत में इसका कोई है मौसीकी का मतलब आपस में कोई मजहब में? हाँ, मज़हब में मौसीकी, मज़हब, सियासत से ताल्लुक है कोई? आप आप अपनी राय में, औरों की छोड़ें। पहले तो मुझे ये पूछना पड़ेगा कि भाई सियासत यानी क्या? राजनीति सिंपल यही इलेक्शन लड़ना, लोगों को रिप्रेजेंट करना, देखिए, हुकूमत चलाना। अपने आप को प्रमोट करना, अपने घराने को प्रमोट करना, ये कोशिश करना कि मैं ज्यादा फेमस हो जाऊं, हुँ, ये कोशिश करना कि मुझे ज्यादा कॉन्सर्ट मिले, हुँ। अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना। अगर इस चीज को सियासत कहते हैं तो मैं मानता हूँ कि म्यूजिक में तो नहीं, मतलब मेरा कहने का मकसद हाँ, अगर है कि ये चीज है कि अमिताभ बच्चन जी अदाकार थे, हम्म सियासतदान बने, ठीक है? हम्म वैजयंती माला आई, शत्रुघ्न सिन्हा आए, राज बब्बर आए राजनीति में। तो ये तो था एक और परफॉर्मिंग आर्ट की शक्ल। हाँ। उस हवाले से आपका कोई सियासत में रोल है? मसलन मसलन गुजरात में फसादात हो जाते हैं, आप नहीं, कुछ ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कुछ रोल नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर लोग कोई हमें चाहते हैं और अगर हमारी बात मानते हैं और हमसे कोई अच्छी बात कहलवाई जाए तो हम जरूर कहेंगे, उसके लिए रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, उसके लिए हम काम भी करेंगे। लेकिन सियासत में आना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या सियासत म्यूज़िक पे असरअंदाज होती है? हिंदुस्तान की सियासत म्यूज़िक पे असरअंदाज हो रही है? जी। अच्छा खासा मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के जिनके कल कॉन्सर्ट होगा कुछ उनसे अरेंजमेंट की बातें करनी जी जी। कल वो ठीक है कोई भी काम हो तो आप मुझे टेलीफोन अच्छी बात। हिंदुस्तान की गुजरात के हवाले से सुना कैसे सियासत तो म्यूज़िक पे असर पड़ता है? म्यूज़िक की एनवायरनमेंट खराब या अच्छी? इस तरह से असर पड़ता है कि अगर कहीं फसाद होते हैं, अगर कोई अच्छी बातें नहीं होती, कोई ऐसी बातें होती जिससे पब्लिक को नुकसान पहुंचता, तो फिर म्यूजिक को भी नुकसान पहुंचता है। ये तो सच बात। इसीलिए कोई भी म्यूजिशियन कभी ये नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी बात हो, ऐसे कोई फसाद हो। एक इंसानी हिसाब से भी अच्छा नहीं लगता और एक म्यूजिशियन होने के हिसाब से भी नुकसान होता है उससे। अच्छा, पुराने ज़माने में लोग कहते थे वो फलाँ राग गाया तो आग लग गई, फलाँ गाया तो बारिश हो गई, फलाँ सुर लगाया तो गिलास टूट गया। इन बातों पे यकीन रखता हूँ। ये लोगों ने ठीक से समझा नहीं इसका मतलब। लोग कहते हैं कि रात गाने से बारिश हुई। असल में ऐसा है कि बारिश होने के बाद उसकी जो फीलिंग है उसको सुरों में ढाला। अच्छा। रात गाने से बारिश नहीं हुई, बारिश होने से रात बना है। अच्छा उसकी फीलिंग हमने सुरों में ढाली है, ऐसा है इसका मतलब। मुझे ऐसा लगता है। क्या इंसानों के अलावा म्यूज़िक किसी चीज़ पे असर करता है? जैसे आपके सितार से ऑडियंस तो बैठी महसूस हो रही होगी, लेकिन जानदार में पौधे भी हैं और जानवर भी। इतना आगे तो मैंने कभी सोचा नहीं। कोशिश यही है कि इंसान में कोई ऐसा ना बचे कि जिस पे असर ना हो, पहले वही पूरा हो जाए। बहुत अच्छा जवाब दिया। अभी भी रियाज़ करते हैं? अभी तो रियाज का सही टाइम है मेरा। अभी तो रियाज, क्योंकि इतना किया हुआ उसको संभालने के लिए भी तो रियाज लगता है। अर्ली रियाज़ और आज के रियाज़ में क्या फ़र्क? बहुत फर्क है। पहले का रियाज जो होता था वो हाथ वगैरह को तैयार करना, टेक्निकली परफेक्ट करने के लिए होता था, अब म्यूजिक के लिए होता है। टाइम उतना ही लग रहा है या ज़्यादा दे रहे हैं आप या कम दे रहे हैं? ये तो कभी हिसाब नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर मेरे दिमाग में म्यूजिक ही चलता है। कितने कॉन्सर्ट करते हैं आप? क्या एवरेज है? साल में पूछ रहे हैं आप? महीने में बता दूँ, साल में बताऊँ? ऐसा होता है कि हमारे यहाँ सीजन होता है, ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। ठीक है। तो ये जो 4 महीने होते हैं इसमें हर फ्राइडे सैटरडे संडे तो होता ही है। ठीक। हम्म इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, तो मुझे लगता है साल में कुछ, फॉरेन, लोकल कितने मिला के आप? साल में जी हाँ, फॉरेन भी, लोकल भी। मुझे लगता है 60 70 500 तो होते ही हैं। कौन-कौन से मुल्क नहीं फिरे अभी तक आप? या कौन-कौन सी जगह परफ़ॉर्म कर चुके हैं आप? कौन कौन सा नहीं थे, ज्यादा आसान है। अच्छा। उसमें अफ्रीका है एक, और साउथ अमेरिका ब्राजील,
अर्जेंटीना यहाँ पे नहीं हुआ, और चाइना, ये मुझे याद पड़ता है। इसराइल पर काम किया? इसराइल किया, किया है? ये माशाल्लाह। तल अवीव में। और ये बताइए कि आपको आपके फेवरेट तबला प्लेयर कौन, और किसके आज साथ आपने ज्यादा बजाया? ज्यादा किनके साथ बजाया है? कौन अच्छे लोग हो आप? किन किन के साथ बजाया? अभी के दौर वाले या सब सब सब? मिला के। बड़े हमारे जो बुजुर्गों में मैंने बजाया, पंडित किशन महाराज जी के साथ, पंडित श्यामता प्रसाद जी के साथ, उस्ताद करामतुल्लाह खान साहब के साथ, उस्ताद निजामुद्दीन खान साहब के साथ, उस्ताद शेख दाऊद खान साहब के साथ, अल्लाह आपको नेकी दे, हिदायत खान साहब, लतीफ अहमद खान साहब, हम्म, जाकिर भाई, हम्म। अनिंदो चैटर्जी, कुमार बोस, शफात अहमद, आज के जितने भी तबला प्लेयर, कोई ऐसा नहीं कि जो जिनके साथ मैंने नहीं आपको बजा। सबसे सब किसके साथ कंफर्टेबल फील महसूस करते हैं आप सबसे बड़ा? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपको। आपका आइडियल तबला प्लेयर कौन? जाकिर भाई, क्यों है? क्योंकि उनमें सब कुछ है। क्या है बताएं, हम हमारे रीडर्स को बताएं क्या कुछ है। क्या वो सोलोइस्ट हैं, कंपोनिस्ट हैं? यही एक बात है कि वो दोनों ही। अच्छा। अकम्पनीज तो मुझे लगता है अकम्पनीमेंट ऐसा मैंने नहीं सुना जैसा वो करता है। सोलोइस्ट भी बहुत अच्छे हैं, और उनको तबले की बहुत अच्छी नॉलेज है, ताल में एकदम पक्के हैं। हर कलाकार के साथ ताल का पक्का होना क्या मतलब? ताल का पक्का होने नहीं, लय नहीं बढ़े, ताल एकदम सही रहे, कोई भी लय में कोई भी ताल में बजा सकते हैं, और किसी भी कलाकार के साथ वैसी ही संगत कर सकते, चाहे वो डांस हो, चाहे गाना हो, चाहे सितार हो, चाहे सरोद हो, और किसी का भी मिजाज एकदम फौरन समझ जाते हैं, इतना शार्प और इतना नहीं नहीं, पहुंचा उनको हुआ। पहले से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती है। नहीं, उनको ये कुछ नहीं। आपने जब शुरू शुरू में बजाया, पहले बैठे आपको पहला था नहीं, या कभी नहीं। बस स्टेज पे ही? ज्यादा उनके साथ बजाया आपने या विजय घाटे के साथ बजाया? उनके साथ बहुत ज्यादा नहीं बजाया, विजय घाटे से ज्यादा बजाया, क्योंकि वो मेरे साथ रहता था, मेरे साथ काफी, विजय घाटे के साथ बहुत बजाया। कोई ऐसा तबला प्लेयर जिसके साथ आपकी बजाने की आरज़ू रही, आप तालीम करता हो जनाब? ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ सब, ये आपके मुल्क में क्या रिवाज है कि हेल्थी डिस्कशन हो म्यूजिक पे, एक दूसरे का क्रिटिसिज्म सुने, एक दूसरे को मशवरा दें, और इतना सब्र हो दूसरे में कि वो दूसरे की बात सुन सके उस पर? होना ऐसा चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल होता है। कभी कभार होता भी है, लेकिन बहुत मुश्किल हो। और यह कि आपके मुल्क में सिर्फ आर्टिस्टों की महफिल होती है कि आर्टिस्ट आर्टिस्ट के लिए बजाए? ऐसा भी होता है। का टेस्ट ऐसा भी होता है। होता है? वो कौन से इवेंट्स होते हैं? वो प्राइवेट होते हैं, जो कोई कोई आर्टिस्ट ही ऑर्गेनाइज करे इस तरह से। अच्छा। तो वो आपके चैलेंज होता होगा बजाना? चैलेंज भी होता है और मजा भी आता है। अब आपका, आपने कहा सातवीं जनरेशन, 7 जनरेशन का आप पे बोझ है, तो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आप किसको तैयार कर रहे हैं कि आपके नाम को आगे लेके दो बढ़े? मैं अपने शागिर्दों को तैयार कर रहा हूँ, अपने लड़कों को तैयार कर रहा हूँ। आपके बेटे कितने हद तक तैयार हैं आपके बेटे? वो किस लेवल पे हैं, आप उनसे किस हद तक मुतमईन हैं? लेवल तो आप लोग डिसाइड करेंगे, सुनने वाले। मैं अपना काम पूरी तरह से ठीक से कर रहा हूँ, और मुझे लगता है वो लोग भी कर रहे हैं। तो बाकी उनके बारे में राय कायम करना, ये तो आप लोगों का काम है, आप लोग सुने। लेकिन आप ये तो आप लोगों का काम है, आप लोग सुने। लेकिन आपको वो सुनते हैं, आप क्या समझते हैं उनमें टैलेंट है, बिल्कुल है। लगन है, वो लगन भी है। मेहनती उतने ही है जितने आप थे? मैं अपने आप से आप कंपेयर। एज ए स्टूडेंट, आप और आपके बच्चों में क्या फर्क? हर चीज, बहुत चीजों का फर्क है। मेरे टाइम में सिचुएशन अलग थी, उनके टाइम की अलग है। मुझे ज्यादा मुश्किल आता है, उनको कम आएगी। बहुत सारी चीजों का फर्क है। लेकिन क्या मसलन देखा है मैंने कि बड़े बड़े म्यूजिशियन के बच्चे बड़े निकम्मे साबित हुए। ऐसा होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ ऐसा नहीं है। वो सीख रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल। मानते हैं, बिल्कुल। परफॉर्म किया है उन्होंने। शुरू किया है, बिल्कुल कर रहे हैं, मेरे साथ भी बजाया, अलग भी बजा रहे हैं। और कमर्शियल
ऐसी परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी कि पैसा कमा रहे हैं हम। जी, अभी शुरू हुआ थोड़ा-थोड़ा। और साहब ये बताइए कि आप क्या इस बात पे यकीन रखते हैं कि फिलैंथ्रोपी जो चैरिटी वो म्यूज़िक में होनी चाहिए? वैसा है आपके मुल्क में सीन? जैसे? जैसे कुछ लोग अस्पताल बनाते हैं, हाँ, बिल्कुल कुछ है। लोग स्कूल बनाते हैं, बिल्कुल होता है, बहुत होता है और सभी म्यूज़िशियंस करते हैं। करते हैं। बिल्कुल, और आप लोगों के बरसियाँ भी होती हैं एक-दूसरे की, तो आप जाते हैं बिल्कुल। ये आपका वो, सभी म्यूज़िशियन इस बात की रिस्पेक्ट और रखते वो हैं। फ्री होता है परफॉर्मेंस, जी, उसमें आप इसके जी, पैसे नहीं लगते। जी, होता है। हाँ साहब, ये बताइए एक बात समझती, वेस्टर्न और हमारे म्यूज़िक में क्या, वैसे तो कहते हैं म्यूज़िक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अगर यूनिवर्सल लैंग्वेज है तो फ़र्क कहाँ है? और अगर फ़र्क है तो यूनिवर्सल लैंग्वेज क्यों है? देखिए, यूनिवर्सल लैंग्वेज म्यूज़िक है, म्यूज़िक के टेक्निकलिटीज़ नहीं। कोई भी म्यूज़िक हो, उसको कोई ज़बान की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब ये है। वेस्टर्न म्यूज़िक भी अगर अच्छा होगा तो उसको भी हर जगह पसंद करेंगे। हमारा म्यूज़िक भी अगर अच्छा होगा तो उसको हर जगह पसंद करेंगे जैसे कि कर रहे हैं। लेकिन हमारे म्यूज़िक में और उनके म्यूज़िक में एक फ़र्क है। वो क्या है? कि उनके म्यूज़िक में सुर और लय है, राग और ताल नहीं है। अच्छा, लेकार नहीं है वो भी। कोई सिस्टम नहीं है, कोई इतने ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अंदाज़े से उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। इतना लिख के, इतना करके, इतना सब करके भी कोई सिस्टम नहीं है। हमारा कुछ लिखाई नहीं होके भी बहुत सिस्टम। वो म्यूज़िक ज़्यादा रिच लगता है मुझे बस, कौन-सा? वेस्ट का। बहुत मुश्किल लगता है, बहुत हैरानकुन लगता है। अपना बहुत लिमिटेड सा लगता है। नहीं तो इसका बिल्कुल उल्टा है। अच्छा, ये वहाँ के बड़े म्यूजिशियंस का कहना है। ठीक। जैसे यहूदी मैन्युअल हो गए, वो आके रविशंकर जी से सीखने लगे, उन्होंने बताया हमारे म्यूजिक से इसमें ज़्यादा डेप्थ है, ये म्यूजिक ज़्यादा बड़ा है। जॉर्ज हैरिसन ने भी सीखा पंडित जी से, बड़े-बड़े लोग शागिर्द हो गए। जुबिन मेहता जैसे कंडक्टर को रविशंकर जी ने कंडक्ट किया है। ये उनका ही कहना है, वहाँ के ही लोग कहते हैं और मानते हैं। और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत लोग हैं जो वेस्टर्न म्यूजिक सीखते हैं। मुझे ये ठीक नहीं लगता कि उनको मेरे हिसाब से दोनों म्यूजिक को कंपेयर करना मुझे नहीं ठीक लगता है। इसका कंपैरिजन मुश्किल है। जिस तरह से कोई खुशबू का कंपैरिजन करना मुश्किल होता है। 2 अलग-अलग खुशबू हैं। हो सकता है एक खुशबू किसी को ज़्यादा पसंद हो, एक थोड़ी कम पसंद हो, लेकिन खुशबू तो दोनों। अगर हमारे म्यूज़िक को लिख दिया जाए तो अच्छा नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि वो लिखा हुआ बार-बार एक ही जैसा बजाना पड़ेगा। हमारे म्यूज़िक का ट्रेडिशन ही है कि इसमें हर बार अलग होना चाहिए। राग एक ही होगा लेकिन जो बजाया गाया जाएगा वो पूरा डिफरेंट होगा, इसलिए लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। यानी आपको रागेश्री 10 बार बजाएँगे बोरियत नहीं होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अलग होगी। पाकिस्तान आप आए हैं दूसरी बार। जी। पाकिस्तान में मौसीकी के हाल देख लिया, कुछ पे तबसरा कीजिए क्या? मौसीकी का क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान में? यहाँ आप बजाए हैं, कैसा, क्या देखते हैं मौसीकी? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया की मौसीकी में फ़र्क क्या है? पाकिस्तान और इंडिया की मौसीकी में फ़र्क तो कुछ भी नहीं, एक ही तो है। यहाँ भी लोग उतने ही प्यार से सुनते हैं। जितने प्यार से वहाँ सुनते हैं क्योंकि म्यूज़िक तो वही था। ये तो सिर्फ़ एक बीच में बॉर्डर है, बाकी तो फ़र्क मुझे कुछ नहीं लगता। मुस्तकबिल यहाँ का भी कोई ख़राब नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर काम किया जाए, लोग इसको ज़रा प्रमोट करें, इसके ऊपर काम करें, इसको ज़रा सपोर्ट करें, तो यहाँ भी बहुत कुछ हो सकता है। मैंने जैसे लाहौर में बजाया और देखा ऑडियंस को, तो मुझे तो ऐसे बीच में लग रहा था मैं इंडिया में बजा रहा हूँ। क्या इंडिया में लोग टिकट लेके आते हैं और जी, उससे आर्टिस्ट कमाता है, मतलब अ, शो की कमाई पूरी होती, खर्चा पूरा होता है, या स्पॉन्सरशिप चलती है? दोनों होता है। टिकट भी लेके आए और स्पॉन्सरशिप भी होती है बहुत। लेकिन इंडिया में क्यों म्यूज़िक के हालात बेहतर हैं? क्यों वहाँ फ्लोरिश क्यों कर रहा है? क्या वजह है पाकिस्तान में? एक आप क्या वजह समझते है, हैं, स्टेट पैट्रोनेज है या क्या? सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है जी हाँ। और इस्लाम में बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि म्यूज़िक नहीं जायज़ नहीं है। जी हाँ। ये एक बहुत बड़ा मुश्किल का काम। मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी इस्लाम को मानता हूँ, लेकिन हम लोग ये नहीं मानते कि म्यूज़िक हराम है। ये बात ठीक नहीं लगती मुझे।
अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला का कलाम भी म्यूजिक में क्यों पढ़ा जाता है? क़िरात से क्यों पढ़ते हैं? Yeah. अजान क्यों क़िरात में देते हो? जब कुरान पढ़ा जाता है, नमाज पढ़ी जाती, सब पूरा क़िरात में Yeah. का। हमारे कव्वाली भी होती है, तो वो कैसे जायज हो? तो ये है कि मुसलमानों में म्यूजिक को रिलीजन का हिस्सा नहीं माना जाता, बल्कि उसका उल्टा ही है। जबकि हिंदुओं में म्यूजिक एक रिलीजन का हिस्सा है। इसीलिए उन अगर कोई हिंदू बड़ा म्यूजिशियन होगा तो उसको पंडित कहते हैं। अगर कोई मुसलमान बड़ा म्यूजिशियन होगा तो उसको मौलाना नहीं कहेंगे, उसको उस्ताद कहेंगे। साथ में। क्योंकि म्यूजिक जो है रिलीजन का हिस्सा नहीं। Yeah. ये एक फर्क है। ये पक्का है। आपका नाम बड़ा नॉन म्यूजिकल है, शाहिद परवेज, ये क्या हुआ? आपको लगता है नॉन मुझे म्यूजिकल लगता है बड़ा आम सा नाम लगता है। शाहिद परवेज के जहन से तो म्यूजिशियन का तस्वुर नहीं आता। मेरा दोस्त भी है शाहिद परवेज, अच्छा, डिप्लोमेट है। इसमें तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान नहीं है आपका नाम, और उस्ताद आमिर खान इंदौर वाले नहीं है, बड़ी मोती बाई नहीं है, इसका सब। अब मेरे हाथ में मेरा नाम रखना नहीं था, तो मेरे वालिद ने रखा। आपको नहीं महसूस होता कि आपका नाम मुझे तो कभी नहीं लगा कि नॉन म्यूजिकल तो नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं लगा। म्यूजिशियन का नाम है, यानी किसी घराने वाले का नहीं लगता ये? हाँ भी नहीं लगाते आप? मैं लगाता हूँ। अच्छा, हाँ क्या उस्ताद शाहिद परवेज खान? हाँ, अच्छा, कभी किसी सीडी में नहीं है कहा? वो उसकी गलती है, मैंने तो हमेशा ही। ये भी सीडी में नहीं है? कोई एक आप सीडी अपने दिखा दें। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं होगा। खान। ज्यादातर ऐसा है कि शाहिद परवेज गिरते हैं, लेकिन शाहिद परवेज खान ही मेरा नाम पूरा। आपके होने और शागिर्द कौन था सबसे? एक नहीं, कई लोग हैं। आप समझते हैं आपके बेटे आपके काम को ज्यादा आगे बढ़ाएंगे या शागिर्द? ये तो वक्त बताएगा, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप जरा फैमिली के बारे में बताना पसंद करेंगे? आपकी वाइफ आपको म्यूजिक में कितना सपोर्ट करते हैं? कहते हैं ना कि हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ऐसी कोई बात है आपके केस? देखिए, जब तक बीवी का सपोर्ट ना हो तो घर से बाहर जाके, इतने हम लोग घर से बाहर रहते हैं, हमारे पीछे हमारी फैमिली को संभालना, हमें सपोर्ट करना बहुत बड़ा काम है उनका। उनकी भी बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है सितार पर जाने में जो आपको नजर आती है कि यार इसको मैं दूर करना, गलती है ना, लेकिन मैं ये नहीं कर पा रहा? कोई ऐसी चीज होती है या आप समझते हैं कि नहीं सब ठीक है? कमजोरी तो नहीं है कोई, लेकिन मैं उसको बेहतर जरूर बनाना चाहता हूँ। तो ये आपको एहसास कैसे होता है कि एक बेहतरी का लेवल है मालूम? ये कब कब होता है? ये तो हमेशा होता है, देर इज ऑलवेज रूम एट टॉप। इस वक्त आपकी उम्र 48 साल है। जी ये ये जवानी नहीं है, ये बुढ़ापा भी नहीं। जी। क्या आप समझते हैं आपका सितार इम्प्रूव हो रहा है या नीचे आ रहा है? आप क्या सोचते हैं? ऑडियंस को छोड़ें, नहीं, वो ऊपर ही जा रहा है, ऊपर जा। नीचे कैसे आएगा? ये तो मेरा बहुत अच्छा टाइम चल रहा है अच्छा, मेरे हिसाब से। आप समझ रहे हैं कि आप बढ़ रहे हैं। क्या फर्क है? व्हाट हैव बीन योर अचीवमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years? माई सेल्फ सेटिस्फैक्शन, Musician, माई सेल्फ सेटिस्फैक्शन। it was lesser earlier. यस। Are you completely satisfied? नॉट कंप्लीटली। Do you see a new destination? ऑलवेज। And what is that? Tell me. What It's it, very difficult to explain my destination, but I am approaching it. But I'll not be able to approach it very quickly. It may take my whole life, I think. do you believe in retirement? Yes, definitely, definitely, very strongly, rather. Or you will end up like another Ahmad Jan Trikwa? No, I don't think that Or his end Ustad was Allah bad. Khan? I don't think that Ustad Ahmad Jan Tariqwa Khan Sahib's end was bad, because he was the only musician who could play. People say Vilayat Khan should have stopped playing sitar because हाथ खराब हो गया था उनका, and you should not have played. वो तो मैं उस पर क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैं खुद ऐसा नहीं करूंगा। जब तक मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ ठीक है, जब तक ही बजाऊंगा, उसके बाद
बाद में म्यूजिक से रिटायर नहीं होगा, परफॉर्मेंस से रिटायरमेंट ले लूंगा। ओके, यस। म्यूजिक पे जरूर रहूंगा, और भी काम बहुत है म्यूजिक में, सिखाना है, रिसर्च है, लोगों को गाइड करना है, बहुत काम है, लिखना है। Why you did not compose music for film industry like Hari ji, Shiv ji, Zakir Hussain? And they compose very good music, Silsila and Chandani, and Heat and Dust, and Zakir. हरि जी और शिव जी का म्यूजिक मैंने सुना, वो तो अच्छा था। जरूरी नहीं होता कि, असल में सबसे पहली बात तो है कि मुझे बड़े स्ट्रांगली एक फीलिंग है कि मैं एक ही काम को ठीक से करूं। मुझे ऐसा इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा कि कुछ और भी हाथ पैर मारूं। जब कल तक महेश भट्ट आपके पीछे पड़ जाएं कि शायद करो कंपोज। मैं तो जरूर कोशिश करूंगा, अगर मुझे अच्छा लगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं। अगर मुझे नहीं लगा कि ये ठीक है तो मैं छोड़ दूंगा। अच्छा, क्योंकि मुझे मीडिया पर काम करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। कुछ एक वही लेवल का होना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं करूँ। फिल्मों में आपने सितार भी बजाया। बजाय सिर्फ इसलिए कि देखना था कि इसका कैसा एक्सपीरियंस होता है। मैं तुलसी तेरे आंगन, जी, उस गाने में कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा। कंटिन्यू क्यों नहीं किया? क्योंकि उस तरह के फिर म्यूजिक डायरेक्टर नहीं रहे, उस तरह की ट्यूनें नहीं बनती थी जिसमें सितार सजे। जिस तरह से रईस खान साहब ने काम किया पुराने, जैसे मदन मोहन का म्यूजिक, इतनी स्वीट म्यूजिक, इतना मेलोडियस, इतना अच्छा गाने, तो उसमें बजाने का भी मजा है। ऐसे उछल कूद वाले गाने, मैं नहीं कहता उछल कूद वाले खराब होते हैं, लेकिन उसमें सितार का एक रोल होना चाहिए, जब तक उसका मजा नहीं आता। फ्यूजन क्यों नहीं किया आपने? क्या आप फ्यूजन को मुस्तनद नहीं मानते आप? ऐसी कोई बात नहीं। इसमें ऐसा होता है कि फ्यूजन में ये भी एक रिसर्च है। बिल्कुल है। कुछ ज्यादातर जितने मैंने फ्यूजन सुने उसमें बहुत कम ऐसा लगा जिसमें कुछ बात बन रही है। अगर ऐसी कोई बात बने, इसका मतलब है कुछ अच्छे टॉप के म्यूजिशियंस हो सब जगह, तो उनके बीच में रह के काम करें और ऐसा लगे कि कुछ बात बने, तो जरूर करूंगा, मैं इसके खिलाफ नहीं। What is your vision about music? What music should be and what music can be? Do you have any vision? कभी सोचा है इस पे? म्यूजिक ऐसा होना चाहिए कि उसको सुनने के बाद उसके बारे में इंसान बात ही ना करे, कुछ सिर्फ महसूस करे चुपचाप। इट शुड बी, कैन भी हो सकता है कि, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि घटी है फ्रीक्वेंसी का।